दोस्तों, आज की कहानी है हाल ही में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म कुबेरा की। फिल्म की कहानी ही फिल्म की सबसे बड़ी स्टार है। IMDb रेटिंग है 7.4। हालांकि फिल्म नई है तो रेटिंग आगे कम ज्यादा हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं फिल्म की कहानी शुरू। सरकार के ऑपरेशन सागर मंथन को फाइनली कामयाबी मिल गई है। उन्हें तेल का बहुत बड़ा खजाना मिला है, पर ये खबर सरकार तक पहुंचने से पहले ही एक प्राइवेट कंपनी के मालिक नीरज तक पहुंच जाती है। मामला लाखों करोड़ों का था। नीरज रात को ही मुंबई से दिल्ली पहुंचता है और सिंदप्पा से ऑयल के बारे में बात करता है। नीरज को इस तेल के भंडार की पूरी अथॉरिटी चाहिए थी, पर नीरज सिंदप्पा से वादा करता है कि अगर ऑयल रिजर्व को प्राइवेटाइज करके नीरज की कंपनी को सौंप दिया तो आगे आने वाली हर सरकार सिंदप्पा की ही होगी और अगली मीटिंग में डील 10,000 करोड़ में फाइनल हो जाती है। सिंदप्पा नीरज को ये चेतावनी देता है कि आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका नाम कहीं नहीं आएगा, बल्कि पब्लिक का प्रेशर आया तो नीरज गिरफ्तार भी हो सकता है। पर नीरज सिंदप्पा को आश्वस्त करता है कि ये बात बाहर नहीं आएगी। वैसे भी जिन्हें ऑयल रिजर्व के बारे में पता था वो उसी रात ब्लास्ट में मारे गए और अब पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी कि तेल नीरज की कंपनी ने ढूंढा है, ना कि सरकार ने। 1,00,000 करोड़ सिंदप्पा को ट्रांसफर करने थे और ये बहुत ही रिस्की था। नीरज के पापा कहते हैं कि इस काम के लिए भरोसे का और होशियार आदमी चाहिए होगा और वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं, CBI ऑफिसर दीपक, जो कि पिछले 5 सालों से जेल में है और आगे 5 सालों तक रहने वाला है। उसने कई सारे रेड किए थे, यहाँ तक कि खुद नीरज की कंपनी पर भी रेड किया था। पर जब एक मिनिस्टर के घर रेड डाला तो मिनिस्टर ने दीपक को ही फंसा दिया। नीरज दीपक से मिलता है और कहता है वो उसे जेल से निकालेगा, पर इतना ईमानदार ऑफिसर भला नीरज के साथ काम क्यों करता। वो नीरज को ना बोल देता है और कहता है उसे अपने देश के सिस्टम पर पूरा भरोसा है। उसे भरोसा है कि उसके साथ न्याय ही होगा। पर कुछ ही दिनों बाद कोर्ट उसे मुजरिम करार देती है और सजा बरकरार रखती है। कोर्ट में दीपक की पत्नी भी आई थी, जो इस फैसले से बिल्कुल टूट गई थी। वो कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो और उसकी बेटी एक दिन जहर खाकर मर जाएंगे। दीपक इन 5 सालों में अपनी बेटी से एक बार भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी को ये नहीं पता था कि उसके पापा जेल गए हैं, बल्कि उसे ये बताया गया था कि उसके पापा विदेश में हैं। दीपक का अब सिस्टम से भरोसा उठ चुका था। उसे समझ आ चुका था कि पैसा और पावर ही सब कुछ है। वो अब तय करता है कि वो नीरज से कांटेक्ट करेगा। वो एक कांस्टेबल की मदद से नीरज से बात करता है और फाइनली दीपक बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब ये नया दीपक है। उस CBI ऑफिसर को तो सिस्टम ने मार दिया। दीपक अब नीरज से मिलता है। दीपक को बस इतना बताया जाता है कि इतने पैसे ट्रांसफर करने हैं, किस लिए ये नहीं बताया जाता। दीपक के पास प्लान था। 4 बेनाम लोगों के नाम पर किसी कंपनी के बहाने से ये पैसे ट्रांसफर किए जा सकते थे, पर उन 4 लोगों का नीरज के साथ दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए था, ताकि बाद में कोई दिक्कत हो भी तो नीरज का नाम सामने ना आए। दीपक जब नीरज से मिलकर लौटता है तो उसकी नजर रास्ते में भिखारियों पर पड़ती है और उन्हें देखकर उसे आइडिया आता है कि ये लोग काम के लिए परफेक्ट होंगे। इनके नाम पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे और इन्हें ये सब कुछ समझ भी नहीं आएगा, तो बात बाहर जाने का भी खतरा नहीं होगा और काम होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। 4 भिखारियों को अलग अलग जगहों से सेलेक्ट किया जाता है, जिनमें से एक है तिरुपति का देवा, एक है खुशबू जो प्रेग्नेंट है, खेरू, और एक लड़का दिव्या। देवा को कुत्तों से बहुत प्यार है और कुत्ते भी देवा से उतना ही प्यार करते थे। देवा एक बार जो देख लेता उसे याद रह जाता था। उसके साथ रहने वाले एक भिखारी बाबा उससे कहते अगर मरने के बाद उन्हें जलाया नहीं गया तो अगला जन्म भी भिखारी का ही मिलता है। देवा बाबा के साथ ही अक्सर रहा करता था और अब देवा को वो लोग अपने साथ मुंबई ले आते हैं। उन 4 भिखारियों को बड़े लोगों के सारे चाल ढाल सिखाए जाते हैं। दीपक तो इन सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन नीरज का आदमी रोबो उन्हें इंसानों जैसे ट्रीट नहीं करता और उसकी गंदी नजर भी रहती है खुशबू पर, ये जानते हुए भी कि खुशबू प्रेग्नेंट है। दीपक जितना हो सके इन 4 लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए 4 सिर्फ दीपक पर ही भरोसा करते हैं। पर दीपक इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो उन्हें ज्यादा दिनों तक बचा नहीं पाएगा, क्योंकि नीरज पैसा ट्रांसफर होते ही 4 को मार देने वाला है। जब ये लोग सब सीख जाते हैं और सिग्नेचर करना भी सीख जाते हैं, तब इन्हें मिलवाया जाता है रजिस्ट्रार से और फिर क्लाइंट से। सबसे पहले बारी खेरू की थी। सारे वेरिफिकेशन के बाद वो डील साइन करता है
और जैसे ही पैसे ट्रांसफर होते हैं रोबो उसे दर्दनाक मौत देता है। वो गिड़गिड़ाता रहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इन तीनों को खेरों की चिंता हो रही थी तो देवा दीपक को फोन करता है। उसने फोन करना सीख लिया था और नंबर्स तो उसे याद रहते ही थे। दीपक को ये समझते देर नहीं लगती कि खेरों के साथ क्या हुआ है। वो नीरज के पास पहुंचता है तो नीरज कहता है वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, और अगर 4 भिखारी मर ही गए तो क्या हो जाएगा। उनके मरने से कितने सारे लोग सेफ हो गए हैं, उनकी बात अब बाहर नहीं जाएगी। दीपक के हाथ में कुछ भी नहीं था और अगर वो उनके खिलाफ जाता भी तो उसे फिर से जेल जाना पड़ता, और न जाने कितने सालों के लिए। उसकी पत्नी और उसकी बेटी शायद इस बार ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब अगली बारी थी दिव्या की। जो दीपक पहले चारों से खुश होकर बात किया करता था, अब वो उनसे नजरें चुराने लगा था। काम खत्म होते ही रोबो दिव्या को भी मार देता है। उसी रात रोबो शराब के नशे में खुशबू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर देवा उसे बचाकर एक बाथरूम में छुप जाता है। वो कोशिश करता है कि खिड़की से खुशबू को भगा दे, पर खुशबू प्रेग्नेंट थी, वो नहीं भाग पाती। किसी तरह दोनों रात उसी बाथरूम में बिताते हैं। सुबह दीपक के वापस आने के बाद ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। देवा दीपक को बताने की कोशिश करता है कि रोबो अच्छा आदमी नहीं है, पर दीपक को लगता है वो शायद इस बारे में बात कर रहा है कि रोबो उसे भी मार देगा। इसलिए दीपक देवा की पूरी बात सुने बगैर ही उससे नजरें चुराता रहता है। देवा को रजिस्ट्रार से मिलवाया जाता है। रजिस्ट्रार देवा को अपना कार्ड देता है कि अगर कभी कोई जरूरत हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। फिर अब देवा क्लाइंट से मिलता है और डील साइन करता है, और मनी ट्रांसफर के लिए वेरिफिकेशन के दौरान वो दीपक को बताता है कि रोबो खुशबू के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। वेरिफिकेशन हो जाता है और अब रोबो देवा को भी ठिकाने लगाने ले जाता है और रास्ते में ही उसे पीटना शुरू कर देता है। रास्ते में देवा बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर आता है कि तभी रोबो को दीपक का कॉल आता है। वो बताता है ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और अभी देवा का जिंदा रहना जरूरी है, वो लोग उसे नहीं मार सकते। रोबो कॉल में बिजी था। देवा मौका देखकर जंगलों में भाग जाता है। वहाँ से भागता हुआ वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचता है जहाँ समीरा बैठी रो रही थी। समीरा अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर घर से भाग तो गई थी, पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था और अब वो वापस घर भी नहीं जा सकती थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन जब वो देखती है कि देवा बेहोश होकर गिर गया है तो समीरा 2 लोगों की मदद से उसे होश में लाती है, उसे चॉकलेट देती है खाने के लिए और फिर बैठकर रोने लगती है। देवा वहीं बेंच पर लेट जाता है कि अचानक उसकी नजर पड़ती है कि समीरा ट्रेन के नीचे आकर मरने वाली थी, लेकिन देवा उसे ऐन वक्त पे बचा लेता है। समीरा वहाँ से जाने लगती है तो देवा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और अम्मा अम्मा बोलकर बहुत मांगने पर समीरा उसे अपना फोन देती है। देवा अपने दीपक सर को कॉल करता है पर दीपक कॉल रिसीव नहीं कर पाता। एक वॉइस मैसेज रह जाता है और दीपक देवा की आवाज सुनकर नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है। देवा समीरा से कहता है कि वो उसे मस्जिद के पास छोड़ दे। समीरा उसे छोड़कर अपनी दोस्त के घर चली जाती है जहाँ वो कुछ दिनों के लिए रुकने वाली थी, लेकिन दीपक उसका नंबर ट्रैक कर उसके पास पहुँच जाता है और देवा की तस्वीर दिखाकर उससे पूछताछ करने लगता है। वो मस्जिद वाली बात बता देती है। रोबो और उसके आदमी मस्जिद पहुँचते हैं। आज शुक्रवार था तो सबको वहाँ खाना खिलाया जा रहा था, इसलिए तो देवा यहाँ आया था। देवा खाना खाने ही वाला था कि उसकी नजर रोबो पर पड़ती है। बेचारा वहाँ से किसी तरह बचकर भाग निकलता है। दीपक के आने से और इस तरह से पूछताछ करने की वजह से समीरा की दोस्त के घर वाले अब समीरा को अपने घर में नहीं रुकने देना चाहते थे, पर चुपके से जाते वक्त समीरा की दोस्त उसे कुछ पैसे दे देती है। समीरा रहने के लिए कोई हॉस्टल ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर देवा पर पड़ती है। देवा फिर से समीरा को अम्मा मैडम कहकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है तो वो उसे डांटती है कि तुम मुझे ऐसे तो मत बुलाओ। समीरा को कोई आइडिया नहीं था कि देवा असल में भिखारी है। देवा ने दीपक के दिए अच्छे कपड़े पहने थे, सॉरी थैंक यू जैसे शब्द भी बोलना सीख गया था। देवा समीरा से फोन मांग रहा था दीपक सर को कॉल करने के लिए, पर वो फोन नहीं देती क्योंकि एक बार फोन देने की वजह से वो फंस चुकी है और समीरा एक वुमेन्स हॉस्टल के अंदर चली जाती है। नीरज अभी भी इस बात से अनजान था कि देवा उनके हाथों से निकल चुका है। अब वो लोग खुशबू से ट्रांजैक्शन करवाते हैं। खुशबू दीपक को बताती है कि रोबो अच्छा आदमी नहीं है, वो वापस जाना चाहती है, उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए, पर दीपक कुछ नहीं बोलता। इधर खुशबू की चिंता में देवा वापस वहीं चला जाता है जहाँ उन्हें पहले रखा गया था, पर वहाँ खुशबू तो नहीं थी। हाँ, उसका वो पैसों वाला छोटा सा बॉक्स था जिसके बारे में एक बार खुशबू ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये बॉक्स देवा रख ले।
देवा के आने की खबर सबको लग जाती है। रोबो, उसके आदमी और दीपक भी वहां पहुंच जाते हैं और देवा खिड़की से देख लेता है कि दीपक रोबो से बात कर रहा था और ऐसे बात करता देखकर वो समझ जाता है कि दीपक और रोबो दोनों मिले हैं। वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है और उन्हें बातों में उलझाकर खिड़की के कांच निकालने लगता है। देवा कहता है कि वो दीपक को अपना बड़ा भाई मानता था और उन्हें बातों में उलझाकर देवा खिड़की से भाग जाता है। जंगल में भागता हुआ देवा रोबो के हाथों लग जाता है, पर वो कुत्ते जिन्हें देवा चुपके से खाना खिलाया करता था वो आकर देवा की जान बचा लेते हैं और रोबो को घायल कर देते हैं। जख्मी हालत में देवा समीरा के हॉस्टल जाकर बेहोश हो जाता है और अब तक नीरज को भी देवा के गायब होने की खबर पहुंच जाती है। वो दीपक को लास्ट चांस देता है और अब नीरज को लग रहा था कि देवा के यूं खुला घूमने से उन लोगों को खतरा हो सकता है। नीरज उस रजिस्ट्रार को भी मरवा देता है जिससे देवा मिला था। उधर समीरा देवा के होश में आने का इंतजार कर रही थी। हॉस्पिटल में उसके होश में आने पर वो उसे पूछती है कि आखिर वो है कौन। तब जाकर उसे पता लगता है कि देवा असल में भिखारी है और जब से दीपक ने देवा के बारे में पूछा था तब से बेचारी समीरा के बारे में सबको लग रहा है कि वो देवा के साथ भागी है। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी यही सोचता है। देवा की वजह से उसका नाम इतना खराब हो चुका है कि अब वो कहीं नहीं जा सकती। दीपक राजू को ढूंढता तिरुपति उसके भिखारी बाबा तक पहुँच जाता है। भिखारी बाबा बताते हैं कि देवा की माँ के मरने के बाद उसे एक आदमी ने बेच दिया था और जिसे बेचा था वो बेरहमी से उससे और बाकी बच्चों से भीख मंगवाता था और वहाँ से देवा किसी तरह से अपने मोबलेश भैया की मदद से भाग पाया था और मासूम देवा शुरुआत में दीपक को भी मोबलेश भैया जैसा ही समझ रहा था, पर अब दीपक से उसका भरोसा उठ चुका था। भिखारी बाबा दीपक को बताते हैं जो भी देवा का एक बार साथ देता है वो उसे कभी नहीं छोड़ता। तभी दीपक को ख्याल आता है कि ऐसे में तो वो पक्का समीरा से दोबारा मिला ही होगा। वो समीरा से फोन पर पूछता है तो समीरा मना कर देती है। वो बोलती है वो उससे दोबारा नहीं मिली है। देवा हॉस्पिटल से रिलीज होकर समीरा से मिलता है और समीरा के पूछने पर कि कोई तो होगा इस शहर में जो ऐसे हाल में देवा की मदद कर सके, तो देवा को याद आता है कि उस रजिस्ट्रार ने देवा को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। वो देखकर समीरा उसे पता बता देती है और अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदे कपड़े भी उसे दे देती है। देवा अच्छे से तैयार होकर रजिस्ट्रार से मिलने पहुंचता है, पर वो लोग मराठी भाषी देवा की लैंग्वेज समझ नहीं पाते और उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उस रजिस्ट्रार के खून में देवा का हाथ है। एसआई राजेश उसे लॉकअप में डाल देता है, लेकिन जैसे ही देवा एक न्यूज़पेपर में छपी नीरज की तस्वीर देखकर बोलता है कि ये उसके बड़े साहब हैं, तब एसआई राजेश का माथा ठनकता है। वो देवा से पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा, उससे क्या क्या करवाया गया है। वो उन सारी जगहों पर जाता है जहाँ जहाँ पहले देवा को ले जाया गया था, उस जगह पर भी जहाँ डील साइन हुई थी। वहाँ एसआई अपनी आईडी दिखाकर गार्ड से पूछता है तो पता लगता है हाँ, यहाँ नारायण गायकवाड़ आते तो थे और यहाँ लड़कियाँ भी आती थी। ओल्ड मॉन्क बोलने पर उन लड़कियों को चाबी दी जाती थी। उसके बाद वहाँ कुछ और लोग आते थे। देवा एसआई को उस रूम में ले जाता है जहाँ डील हुई थी। वहाँ ढेर सारे बैग भर भर के गोल्ड बार्स और पैसे रखे थे। एसआई रजिस्ट्रार ऑफिस से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है तो उसे पता लगता है 700 करोड़ में जमीन की डील हुई थी। ये डील देवा और एक आदमी गंगाराम के बीच हुई थी। जिस जमीन की डील हुई थी वहाँ पहुँचने पर पता लगता है कि गंगाराम तो बस मजदूर है, असल में ये जमीन एमडी सीतारामन ने ली है और गंगाराम को वैसे ही कुछ भी नहीं पता जैसे देवा को नहीं पता है। अब एसआई को सारा माजरा समझ आ गया था। वो देवा को बताता है कि देवा के पास यानी कि देवा के नाम पर बैंक में ढेर सारे पैसे हैं, इतने पैसे कि बड़े बड़े शहरों के सारे भिखारी की सारी जरूरतें पूरी करने के बाद भी बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। वो देवा को खाना भी खिलाता है। देवा कहता है अगर पैसे के लिए वो लोग उसके पीछे पड़े हैं तो उनसे कह दो मुझे पैसे नहीं चाहिए और मुझे जाने दे। उधर दीपक समीरा के हॉस्टल में उसके सिर पर गन रखकर सारी बातें निकलवा लेता है। समीरा बता देती है कि देवा अभी उस रजिस्ट्रार से मिलने गया है। दीपक रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचता है और अपनी पुरानी सीबीआई वाली आईडी दिखाकर पता कर लेता है कि देवा को एसआई राजेश अपने साथ लेकर गए हैं। फोन ट्रैक करने पर वो भी गंगाराम वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है। राजेश ईमानदार था, वो दीपक को देवा नहीं सौंपता है और इसी आवेश में आकर दीपक की चली गोली से एसआई राजेश की मौत हो जाती है। ये देखकर देवा अपनी जान बचाकर वहाँ से किसी तरह भागता है और इधर दीपक सदमे में चला गया था कि वो किस रास्ते पे आ गया है। वो ऐसा नहीं था, उसने एक ईमानदार ऑफिसर को मार दिया है, वो भी चोरों को बचाने के लिए।
वो ये सब करके खुद को धोखा दे रहा है। वही न्यूज मिलती है कि एमडी सीतारमन की भी मौत हो गई है, यानी कि उन लोगों ने उसे भी मरवा दिया खुद को बचाने के लिए। उधर देवा भागकर वापस समीरा के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि ये सब लोग पैसे के लिए उसके पीछे पड़े हैं और जो भी उनके रास्ते आता है या उनका राज जान जाता है वो लोग उसे मार देते हैं। और अब समीरा की भी जान खतरे में है, उसे भी अब देवा के साथ भागना होगा। समीरा के हॉस्टल के गार्ड ने दीपक को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि देवा समीरा से मिलता है। रोबो समीरा का फोन ट्रैक करवाकर उन दोनों का पीछा कर रहा था, पर किसी तरह वो दोनों उन लोगों से खुद को बचाकर भागते रहते हैं, यहाँ तक कि दोनों कचरे की गाड़ी में भी छिपते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपक इन सब से दूर अपने घर में नीरज के इस काम का इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। उसे कई सारे आर्टिकल्स और वीडियोस मिलते हैं और सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद उसे समझ आ जाता है कि इन लोगों ने पहले भी जहां ऑयल रिजर्व मिला था वहां ब्लास्ट करके हजारों लोगों की जान ले ली है और ये लोग यहीं नहीं रुकने वाले हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये सारा का सारा मामला ऑयल रिजर्व का है। जो दीपक अपने अंदर के सीबीआई ऑफिसर को खुद ही मार चुका था, अब वो फिर से जिंदा हो गया था। एक बार फिर से उसमें देश और देश के लोगों के प्रति संवेदना जाग गई थी। उधर भागते हुए देवा को म्युनिसिपैलिटी वाले एक लावारिश लाश ले जाते हुए दिखते हैं। देवा उनसे मिन्नत करता है कि इसका अंतिम संस्कार अच्छे से हो, पर वो लोग पैसों की मांग करते हैं। तब देवा को पैसों वाला वो कमरा याद आता है। वो उनसे वादा करता है कि आप 1 घंटे रुको, मैं आपको पैसे देता हूँ। वो समीरा को लेकर उस जगह पर जाता है और उससे कहता है कि अगर वो गार्ड से ओल्ड मॉन्क कहेगी तो गार्ड उसे उस कमरे की चाबी दे देगा। समीरा चाबी लेकर ऊपर चली जाती है और चुपके से देवा भी पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ समीरा इतने पैसे देखकर भौचक्की रह जाती है। देवा जब पैसों की गड्डी म्युनिसिपैलिटी वालों को देता है तो उस लावारिश आदमी का अंतिम संस्कार बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। समीरा ने अपना फोन बंद कर लिया था ताकि कोई उन दोनों को ट्रैक करता हुआ उनके पीछे ना आए और अब इतने बड़े शहर में उन दोनों को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। सुबह गंगा स्नान के बाद जब देवा गंगा किनारे भिखारियों को नोट देता है और उनकी खुशी देखता है, तब उसे उन पैसों की वैल्यू समझ आती है। वो उन पैसों से अपने जैसे कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है, ये सोचकर अब वो अपना मन बना चुका था कि अब उसे उसके नाम पर जितने पैसे थे उसे चाहिए थे। दीपक अपनी पत्नी और बेटी को रात को ही दुबई भेज चुका था ताकि नीरज उन तक न पहुंच पाए। वो नीरज के लिए जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ जाकर अब तक की सारी डिटेल्स एक पेन ड्राइव में लेकर लॉकर में रख देता है। वहीं देवा दीपक को फोन कर कहता है कि अब उसे वो पैसे चाहिए। नीरज और उसके पापा भी स्पीकर पर सारी बातें सुन रहे थे। नीरज के पूछने पर कि कितने पैसे चाहिए, वो कहता है उसके नाम पर 10,000 करोड़ हैं, उसे वो चाहिए। नीरज भड़क जाता है। अब बात उसकी ईगो पर आ गई थी। नीरज से एक भिखारी ऐसे कैसे बात कर सकता है, ये सोचकर वो बौखला जाता है। अब उसे देवा की जान चाहिए थी, उसे पैसों की चिंता अब और नहीं थी। देवा अब दीपक को पकड़कर उससे पैसे लेने की बात समीरा से करता है, पर समीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये पैसे लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, इन सब मामलों में अब नहीं फंसना चाहिए। पर देवा नहीं मानता। वो कहता है मैडम आपको जितने पैसे चाहिए आप लेकर चले जाओ। पर समीरा अब देवा की फिक्र करने लगी थी। वो उसे छोड़कर नहीं जाती। दोनों दीपक को फोन कर एक जगह पर बुलाते हैं और धोखे से उसे बेहोश कर उसे बांध कर उससे वो पैसा मांगते हैं। दीपक उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि नीरज को पकड़वाने के लिए उसे उन पैसों को ट्रांसफर करना होगा ताकि वो सबका लाइव टेलीकास्ट करके उन लोगों को पकड़वा सके। उसके पास एक प्लान है, पर दोनों ही दीपक पर यकीन नहीं करते। दीपक कहता है कि जैसे वो लोग देवा को लाए थे वैसे ही दीपक को भी लाया गया था और अगर दीपक को पहले पता होता कि वो लोग देश लूटने के लिए इस हद तक जाएंगे तो वो जेल में ही रहना पसंद करता। उन लोगों के साथ अपनी रिहाई की ये डील नहीं करता। देवा खुशबू का जिक्र करता है कि उन लोगों ने खुशबू को भी मार दिया और वो तो प्रेग्नेंट थी। तो दीपक बताता है खुशबू को दीपक ने छुपा दिया, वो जिंदा है। देवा बोलता है अगर वो उसे खुशबू से मिलवा देगा तो दीपक जो भी बोलेगा वो सब करेगा। दीपक देवा और समीरा को खुशबू के पास लेकर जाता है और साथ ही दीपक लॉकर से सारे सबूत निकालकर वापस अपने पास रख लेता है। लॉकर खोलने के लिए दीपक को ओटीपी चाहिए था। वो अपना फोन जैसे ही ऑन करता है, रोबो और उसके आदमी दीपक का लोकेशन पता लगा लेते हैं। देवा खुशबू से तो मिलता है
पर वहाँ रोबो भी पहुँच जाता है और उन सबके पीछे पड़ जाता है। सबको बचाकर निकालने के चक्कर में दीपक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, पर मरते मरते वो देवा से कहता है मैं भी तेरा भैया हूँ रे। और खुशबू की डिलीवरी भी इतनी भागा दौड़ी और चोट की वजह से वक्त से पहले ही हो जाती है, पर बच्चे को जन्म देते ही खुशबू की भी जान चली जाती है। दीपक ने अपना फर्ज निभा दिया था। देवा और समीरा दीपक और खुशबू का अंतिम संस्कार करते हैं। देवा अब समीरा से कहता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ उन पैसों वालों की नहीं है, ये दुनिया उसकी भी है। अब वो नीरज को बर्बाद करने का मन बना चुका था। सुबह होने से पहले ही वो नीरज के घर के बाहर खुले में वो सारे पैसे छोड़ आता है। पैसों की ढेर लग गई थी। ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। मिनिस्टर सिंदप्पा नीरज को धमकाता है कि बात अब बिगड़ रही है और बात अगर और आगे बढ़ी तो जेल नीरज को ही जाना होगा। उसकी सरकार, उसके मिनिस्टर्स तक सिदप्पा एक भी बात नहीं पहुंचने देगा। देवा दीपक का पेन ड्राइव नीरज के गार्ड को देकर चला जाता है। अब नीरज और उसके पापा दोनों बहुत ही टेंशन में थे, क्योंकि देवा के पास उनके खिलाफ सबूत थे जो उसे दीपक ने दिए थे। नीरज को देवा का कॉल आता है और देवा नीरज को कहता है कि अगर उसके पास जो भी सबूत हैं उसे चाहिए तो उसे अगले 24 घंटों के लिए भिखारी की तरह रहना होगा। नीरज को देवा सबूत का डर दिखाकर भिखारी बना ही देता है। नीरज भिखारी की तरह मंदिर के पास जाता है और देवा उसे फॉलो करता रहता है और उसे इतनी चालाकी से इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि नीरज के आदमी आसपास रहते हुए भी उसे पकड़ नहीं पाते। आखिरकार देवा नीरज और उसके आदमियों को चकमा देकर नीरज को उनके ही आदमियों से दूर कर देता है और नीरज को कचरे के ढेर में ले आता है। नीरज कहता है उसे दीपक का दिया सामान चाहिए, पर देवा खुशबू के बेटे को दिखाकर कहता है अगर उसने उसकी माँ लौटा दी तो वो भी उसका सामान लौटा देगा। नीरज अभी भी नहीं बदला था। वो अभी भी उतना ही गिरा हुआ आदमी था। वो देवा को मारता है और पास ही खड़ी समीरा की गोद से बच्चा गिर जाता है। गिरते ही बच्चे में हरकत खत्म हो जाती है। उधर नीरज देवा को सफोकेट करके मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में खुशबू के बच्चे में जान आ जाती है और अब देवा में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो खुद को बचाने के चक्कर में नीरज के गले को कांच के टुकड़े से काट देता है। और इसके बाद देवा को नीरज की हत्या का अफसोस करता देख समीरा कहती है तुम्हारे हाथ भगवान के हाथ है और अगर इस बच्चे को जीना है तो उस आदमी को मरना ही था। देवा कहता है ये पैसा, ये नाम उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जीने के लिए जीना है, हंसते रहना है। और ये फिल्म यही हो जाती है खत्म। फिल्म की कहानी आपको पूरी फिल्म में एंगेज्ड रखती है और अगर आपके पास टाइम है और फिल्म के इमोशंस को फील करना चाहते हैं तो एक बार आप ये फिल्म जरूर देखिए। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा और फिल्म से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई और रिकमेंडेशन है तो बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। थैंक यू।